Hello, welcome to our new topic. Our new topic is thyroid hormone synthesis. This is one of the very important chapter. This is very important for the first year MBBS students also. They get a long question on this. मतलब ये जो टॉपिक ही फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब मतलब ये तो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है. सो द टॉपिक ऑफ आवर इंटरेस्ट इज थायराइड हार्मोन सिंथेसिस. ओके, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस. तो हमको थायराइड हार्मोन सिंथेसिस अभी पढ़ना है. इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मतलब जो थायराइड हार्मोन है उसका बेसिकली वो कहाँ बनता है. हमको तो ये पता है ना कि वो थायराइड मतलब जो थायराइड फॉलिकल है उसके अंदर बनता है. तो इसके लिए हमको हिस्टोलॉजी जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने हिस्टोलॉजी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है. मतलब थोड़ा थोड़ा अप्लाइड हिस्टोलॉजी पढ़ा है, पूरा हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ा है. तो द फर्स्ट स्टेप इन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ द थायरोग्लोबुलिन. मतलब थायराइड हार्मोन क्या होता है ना कि मतलब देखो एक ऐसा प्रोटीन होता है, एक ऐसा प्रोटीन का चेन होता है, ठीक है ना. इस प्रोटीन का चेन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, थायरोग्लोबुलिन. टीजी बोले तो थायरोग्लोबुलिन. और ये जो प्रोटीन का चेन है, इस प्रोटीन का चेन में कुछ रेसिड्यू होते हैं, मतलब टायरोसिन के रेसिड्यू होते हैं, ठीक है ना. ये जो होते हैं ये टायरोसिन के रेसिड्यू होते हैं. और यहाँ पर जाके क्या होता है ना, मतलब जो आयोडीन रहता है ये आयोडीन बाइंड होता है. मतलब ये आप एक ग्रॉस आइडिया ले लीजिए कि मतलब टोटल जो प्रोसेस है, टोटल नेट प्रोसेस है, उसमें ये सब होता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज इन द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन इज सिंथेसिस ऑफ द थायरोग्लोबुलिन. एंड ए फॉलिकुलर सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन. थायरोग्लोबुलिन क्या है? एक प्रोटीन है. और ये प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए फॉलिकुलर सेल जो है ना, ये फॉलिकुलर सेल रेस्पॉन्सिबल. तो ये एक फॉलिकुलर सेल रेस्पॉन्सिबल है. ये जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, आप लोग सब बताइए, आप लोग आंसर दीजिए. एक फॉलिकल के अंदर होता है. एक फॉलिकल बेसिकली होता कहाँ पर है, मतलब ये है एक थायराइड फॉलिकल है. उस थायराइड फॉलिकल के अंदर क्या होगा, ये बहुत सारे फॉलिकुलर सेल हो गए. ये सेल जो है ना, ये सेल का नेचर क्या है कि किस पर डिपेंड करेगा, ये सेल का नेचर क्या है किस पर डिपेंड करेगा कि ये टीएसएच के द्वारा स्टिमुलेटेड है या फिर टीएसएच के द्वारा स्टिमुलेटेड नहीं है. द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन इज थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस. सो थायरोग्लोबुलिन क्या है? एक प्रोटीन है. इसका सिंथेसिस है कॉन्स्टिट्यूशनली, इसका सिंथेसिस होके रहेगा. मतलब ये जो फॉलिकल है ना, इस फॉलिकल के अंदर थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन ऐसे पहले से सिंथेसाइज होके पड़ा रहेगा. तो नेक्स्ट स्टेप होता है ना आयोडीन ट्रैपिंग. द स्टेप बाय व्हिच आयोडीन एंटर्स द फॉलिकुलर सेल इज नोन एज आयोडीन ट्रैपिंग. मतलब ये देखो मैंने बोला था ना कि एक जो फॉलिकल है ना, फॉलिकल के साइड में एक ब्लड कैपिलरी रहेगा. ये क्या है? एक ब्लड कैपिलरी है. ये क्या है ना, एक ब्लड कैपिलरी है. जो फॉलिकल है, फॉलिकल के साइड में एक ब्लड कैपिलरी रहेगा. इस ब्लड कैपिलरी में आयोडीन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा. देयर विल बी सर्टन कंसेंट्रेशन ऑफ द आयोडीन विद इन दिस ब्लड कैपिलरी. सो ये जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर आयोडीन रहेगा. तो अभी बात क्या है ना, ये जो आयोडीन है ना, इस आयोडीन को हमको इस फॉलिकल के अंदर लाना है. तो फॉलिकल के अंदर ला के कॉन्सेंट्रेट करना है. तो इस स्टेप को बोलते हैं आयोडीन ट्रैपिंग. इस स्टेप को क्या बोलते हैं ना, आयोडीन ट्रैपिंग. सो द स्टेप बाय व्हिच आयोडीन एंटर्स द फॉलिकुलर सेल and trapped inside the follicular cell is known as iodine trapping. iodine trapping कैसे होगा? एक ट्रांसपोर्टर के द्वारा होगा. उस ट्रांसपोर्टर को क्या बोलते हैं? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. दिस ट्रांसपोर्टर इज नोन एज सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. ये क्या है? सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर. सिम्पोर्टर मीन्स जो एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है. तो इस डायरेक्शन में सोडियम भी ट्रांसपोर्ट होगा, सोडियम भी ट्रांसपोर्ट होगा और आयोडीन भी ट्रांसपोर्ट होगा. आयोडीन मीन्स आयोडाइड भी ट्रांसपोर्ट होगा. Na+ और I- सोडियम आयोडाइड. ये इंपॉर्टेंट बात है, सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर, नॉट सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर. इस ट्रांसपोर्टर इज नोन एज सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर. इसका नाम है NIS. नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल नहीं है, सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर है. A secondary active transporter present in the basolateral surface of the फॉलिकुलर सेल. ये जो फॉलिकुलर सेल है ना, फॉलिकुलर सेल का दो सरफेस रहता है. एक को बोलते हैं
अपाइकल सरफेस, एक को बोलते हैं अपाइकल सरफेस, दूसरे को बोलते हैं बेसोलेटरल सरफेस। ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में याद रखिए कि जो भी सेल होता है, मतलब नेफ्रोलॉजी में भी बहुत सारी जगह पढ़े कि एक अपाइकल सरफेस होता है, एक बेसोलेटरल सरफेस होता है। बेसोलेटरल सरफेस वो होता है जो कि बेसिकली ब्लड वेसल को फेस करता है, और अपाइकल सरफेस जो होता है जो ब्लड वेसल के अपोजिट साइड को फेस करता है। या मतलब जनरली यही कॉन्सेप्ट चलता है। सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर कहाँ पर है? फॉलिकुलर सेल पर है। और ये कैसा ट्रांसपोर्टर है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर है। और ये जो है ना, ये एक सिम्पोर्टर है। सिम्पोर्टर क्यों बोलते हैं? कि ये सोडियम और आयोडाइड को सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, विच कैन मैक्स, मतलब ये क्या है कि अगर ये जो अपना कैपिलरी है, कैपिलरी में जो जो भी आयोडीन है उसको ये कॉन्सेंट्रेट करेगा। ये जो सिम्पोर्टर है इट कैन ट्रैप द आयोडीन अप टू 20 to 40 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल ब्लड। मतलब इसमें अगर आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन x है ना, तो ये मतलब अंदर में आयोडीन का कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको 10x तक कर सकता है, मतलब सॉरी 20 to 40x तक कर सकता है, मतलब अप टू 100 टाइम भी कर सकता है। तो हम सब को पता है कि मतलब थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है। थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन कैसे होता है? पहला स्टेप क्या होता है? TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, देन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, then thyroid stimulating hormone stimulate the thyroid gland to produce T3, T4 एंड बहुत सारे अदर मतलब चीज़ें बनाता है। ये T3, T4 ऐसा मतलब नहीं बनाता है। FT3, FT4 बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें है, उसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी। मतलब ये बेसिक रेगुलेशन बता रहे हैं कि ये जो TSH है ना, वो TSH मेनली एक्ट करता है, मतलब द मेन टारगेट एरिया ऑफ द TSH स्टिमुलेशन इज़ द NIH ट्रांसपोर्टर। मतलब जितना ज़्यादा NIH ट्रांसपोर्टर का एक्सप्रेशन होगा उतना ज़्यादा आयोडीन ट्रैपिंग होगा। जितना ज़्यादा NIH ट्रांसपोर्टर का एक्सप्रेशन होगा उतना ज़्यादा आयोडीन ट्रैपिंग होगा, तो उतना ज़्यादा क्या बनेगा? थायराइड हार्मोन बनेंगे। NIH ट्रांसपोर्टर का एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है ना? मतलब एक सेल में कैसे एक ट्रांसपोर्टर का एक्सप्रेशन होता है। मान लो कि एक सेल है, ठीक है ना। ये जो TSH हार्मोन है ना, ये जो TSH हार्मोन है ये क्या करता है ना, मतलब एक सेल में अगर 5 NIH ट्रांसपोर्टर है ना, मतलब ये सपोज यहाँ पर 1 2 3 4 5 NIH ट्रांसपोर्टर है ना, अगर TSH का स्टिमुलेशन होगा, मतलब इस सेल में TSH अगर स्टिमुलेट करेगा इसे, तो इसमें 10-15 NIH ट्रांसपोर्टर हो जाएगा। 10-15 NIH ट्रांसपोर्टर हो जाएगा, इसका मतलब ज़्यादा आयोडीन का ट्रैपिंग हो गया है। मतलब बहुत बेसिक बातें हैं। NIH ट्रांसपोर्टर इज एक्सप्रेस्ड एट द लेवल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में होता है, मैमरी ग्लैंड में होता है एंड प्लेसेंटा में होता है। बट इन ऑल द एरिया NIH ट्रांसपोर्टर इज नॉट stimulated by TSH. So TSH has no role in NIH transporter at these locations. Okay. NIH ट्रांसपोर्टर के बारे में मतलब बहुत अच्छे से पता चल गया हमको कि NIH ट्रांसपोर्टर कहाँ कहाँ होता है। ये सवाल पूछा जा सकता है। प्लेसेंटा में होता है, सैलिवरी ग्लैंड में होता है, मैमरी ग्लैंड में होता है। नहीं तो अगर मतलब इस सब जितना भी है ना, प्लेसेंटा, सैलिवरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड, ये सब को अगर NIH ट्रांसपोर्टर स्टिमुलेट करता तो अभी मतलब TSH बढ़ गया तो हाइपर मैमरी ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेशन करेगा तो हाइपर लैक्टेशन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, इसको याद कीजिए अच्छे से। तो अभी बात ये हुई कि जो आयोडीन था, ये आयोडीन जो थायरोसाइट है, थायरोसाइड है, उस थायरोसाइट के अंदर आ गया, थायरोसाइट के अंदर आ गया। अभी इसको थायरोसाइट से जाकर कहाँ है? फॉलिकल के अंदर जाना है, फॉलिकल के अंदर जाना है, फॉलिकल के अंदर जाना है। तो ये देखिए, ये जो सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर के हेल्प से ये जो आयोडाइड है ये इधर तक आ गया। तो अभी इसको ना यहाँ तक फॉलिकल के अंदर तक लेने में और एक ट्रांसपोर्टर होता है, और एक ट्रांसपोर्टर होता है। दूसरे जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं ना हम? क्लोराइड आयोडाइड एंटीपोर्टर। एंटीपोर्टर का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इधर आयोडाइड ट्रांसपोर्ट किया तो इधर क्या है? क्लोराइड ट्रांसपोर्ट किया, इधर क्लोराइड ट्रांसपोर्ट किया, क्लोराइड आयोडाइड एंटीपोर्टर, ठीक है ना। तो इसका मतलब दो ट्रांसपोर्टर है, एक NIH सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर और दूसरा है क्लोराइड आयोडाइड एंटीपोर्टर। NIH सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर, ये मतलब पूरा अच्छे से रट्टा लगा दीजिए। सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर एंड क्लोराइड आयोडाइड एंटीपोर्टर। इसमें एक क्लिनिकल कोरिलेशन बहुत अच्छा बनता है कि जो क्लोराइड आयोडाइड सिम्पोर्टर होता है ना, ये क्या होता है ना कि इनर ईयर जो होता है, इंटरनल ईयर है ना, इंटरनल ईयर में हम सबको पता है ऑर्गन ऑफ कॉटाई है। उस ऑर्गन ऑफ कॉटाई में भी यही
जो ट्रांसपोर्टर होता है, क्लोराइड आयोडाइड ट्रांसपोर्टर होता है, वही प्रेजेंट रहता है। ये जो क्लोराइड आयोडाइड ट्रांसपोर्ट होता है इसको बोलते हैं पेंड्रीन प्रोटीन। ये जो ट्रांसपोर्टर होता है ना, ये दूसरा वाला ट्रांसपोर्टर, इसको हम बोलते हैं पेंड्रीन प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं पेंड्रीन प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं पेंड्रीन प्रोटीन। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, इसमें म्यूटेशन क्या हो गया तो क्या होगा, पहले कि थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, आयोडाइड आने से ही बनता है ना, तो आयोडाइड जो है आयोडाइड से ठीक से नहीं आ पाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या होगा ना, इनर ईयर में ये पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इनर ईयर में अगर पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करता है तो इनर ईयर ठीक से काम नहीं करेगा। तो उस केस में कैसा डेफनेस आएगा, मतलब आदमी को सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो जो टाइप ऑफ डेफनेस आएगा वो सेंसरी न्यूरल डेफनेस होगा। हम सबको पता है कि डेफनेस दो तरह का होता है, एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, दूसरा होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस अगर मिडिल ईयर तक कोई प्रॉब्लम है, मतलब एआर के कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस किसे बोलते हैं, अगर इनर ईयर के बाद, मतलब इनर ईयर में जो सेंसरी सिस्टम है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टा है या फिर मतलब जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है, उसमें कोई दिक्कत है तो उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो इसमें क्या होगा, पेंड्रेट सिंड्रोम में क्या होगा, क्लोराइड आयोडाइड ट्रांसपोर्टर में म्यूटेशन होगा। द म्यूटेशन इन द क्लोराइड आयोडाइड ट्रांसपोर्टर विल लीड टू ए सिंड्रोम नोन एज पेंड्रेट सिंड्रोम एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोथायरॉयडिज्म प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ठीक है ना, ये अपना दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है कि थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, सेकेंड स्टेप क्या हो गया, आयोडाइड को ट्रैपिंग करना। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, अभी एक एक लिखते जाइए आप मेरे साथ। पहला स्टेप क्या हो गया, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। दूसरा स्टेप क्या हो गया, आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग, नॉट आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट आयोडीन, आयोडाइड ट्रैपिंग। आयोडाइड ट्रैपिंग में क्या होता है ना, दो ट्रांसपोर्टर का बात आता है, मतलब एक होता है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर, NIS, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नहीं, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। और दूसरा जो है ना, दूसरा क्या है, आयोडाइड क्लोराइड एंटीपोर्टर, इसको बोलते हैं पेंड्रीन प्रोटीन। इसमें क्या होता है ना, अगर इसमें म्यूटेशन होता है तो उसमें क्या डिजीज आता है, उसको बोलते हैं पेंड्रेट सिंड्रोम। पेंड्रेट सिंड्रोम में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। ये बेसिकली पेडियाट्रिक में होगा, पेडियाट्रिक एज ग्रुप में हाइपोथायरॉयडिज्म प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस विल लीड टू पेंड्रेट सिंड्रोम। तीसरा स्टेप है कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे रट्टा मारते हैं कि आयोडाइड माइनस अगर I2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे। हम सबको पता है ऑक्सीडेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो गया तो ये क्या बन गया, आयोडाइड फ्री रेडिकल प्लस और एक आयोडाइड वरना मिला, तो ये दो मिलके क्या हो गया, आयोडीन का मॉलिक्यूल हो गया। तो तीसरा स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। तो इसके लिए क्या एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है थायराइड पेरोक्सीडेज व्हिच इज अटैच्ड टू द अपाइकल मेम्ब्रेन कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू आयोडीन। ठीक है ना, अपाइकल मेम्ब्रेन में थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम होता है जो कि आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, I- गेट कन्वर्टेड इनटू I2 बाय द हेल्प ऑफ TPO, थायराइड पेरोक्सीडेज। ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एंजाइम है ना, जितना भी ड्रग्स अपने काम करते हैं ना, वो मैक्सिमम इस पर TPO जो है ना, TPO को इनहिबिट करते हैं। बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट ड्रग जो है ना वो TPO को इनहिबिट करते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ये कहाँ पर है ना, अपाइकल मेम्ब्रेन। बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर क्या था, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, NIS, नॉट NIS means not national immunization schedule, it is sodium iodide सिम्पोर्टर। ओके, तो फिर चौथा स्टेप क्या हो गया ना, ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन का मतलब क्या है, हमको पता है कि एक ऐसा चेन है, ठीक है ना, इस चेन में थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है ना, थायरोग्लोबुलिन है। ये थायरोग्लोबुलिन में एक अमाइनो एसिड है, जिस अमाइनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं कि टायरोसिन। फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, ये अमाइनो एसिड
मतलब हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। ये पूरा चेन है, चेन में बीच में क्या है ना, एक अमीनो एसिड है। इस अमीनो एसिड को हम लोगों ने क्या बोला, टायरोसिन। टायरोसिन में किस पोजीशन पर, दिस पोजीशन इज 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और थर्ड पोजीशन पर आयोडाइड होता है। हाँ, ये टायरोसिन में क्या होता है ना, फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, फोर्थ पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है। और ऑर्गेनिफिकेशन का मतलब क्या है कि सीधा इस टायरोसिन रेसिड्यू में एक आयोडीन का लगना, और जो आयोडीन लगता है ना वो थर्ड पोजीशन पर लगता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन। अभी हमारा हो गया ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन। ये जो पहला अमीनो एसिड, ये जो पहला अमीनो आयोडीन लगा, ये कहाँ पर लगा, ये थर्ड पोजीशन पे लगा। तो इसको हम क्या बोले, मोनो अमाइनो टायरोसिन। मोनो अमाइनो टायरोसिन, मोनो अमाइनो टायरोसिन, मोनो अमाइनो टायरोसिन, ये याद कीजिए। मोनो एमआईटी, सॉरी मोनो अमाइनो टायरोसिन, सॉरी मोनो अमाइनो नहीं, मोनो आयोडो, मोनो आयोडो, मोनो आयोडो टायरोसिन, एमआईटी, मोनो आयोडो टायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन। और ये जो दूसरा आयोडीन ग्रुप लगा, दूसरा आयोडीन ग्रुप लगा, वो फिफ्थ पोजीशन पर लगेगा। ये जो दूसरा आयोडीन ग्रुप है ना, ये फिफ्थ पोजीशन पर लगेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, डाई आयोडो टायरोसिन। डाई आयोडो टायरोसिन। अगर दो अमाइनो ग्रुप लग गया तो उसको बोलेंगे हम डाई आयोडो टायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन एंड डाई आयोडो टायरोसिन। अगर एक अमाइनो ग्रुप लगा तो मोनो आयोडो टायरोसिन, अगर दो आयोडीन ग्रुप लगा तो उसे बोलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। ये क्या हो गया, अभी हमारा मतलब ऑर्गेनिफिकेशन वाला प्रोसेस ख़त्म हो गया। ऑर्गेनिफिकेशन वाला प्रोसेस जब ख़त्म होता है तो उसमें क्या होता है कि देखिए, ये एक मतलब ये एक टायरोसिन का रेसिड्यू है, इसमें एक आयोडीन लगा है, ये है मोनोआयोडो टायरोसिन। और मतलब ये मान लीजिए कि और एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, मतलब और एक टायरोसिन है, इसमें क्या है कि दो आयोडीन ग्रुप लगा है, दो आयोडीन ग्रुप लगा है, तो इसको बोलते हैं डाई आयोडो टायरोसिन। तो ये जो टोटल थायरोग्लोबुलिन का चेन है ना, ये थायरोग्लोबुलिन का चेन अपने ही ऊपर फोल्ड हो जाता है। द थायरोग्लोबुलिन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ, द थायरोग्लोबुलिन चेन फोल्ड्स अपॉन इटसेल्फ टू अंडरगो द कपलिंग रिएक्शन। मतलब ये जो MIT हो गया, मोनोआयोडोटायरोसिन प्लस डाईआयोडोटायरोसिन, ये सब ये अपने आप में फोल्ड होके क्या बनेगा, तो ये T3 बनेगा। मतलब तीन आयोडीन है, अगर मोनोआयोडोटायरोसिन में क्या हो गया, एक आयोडीन है, इसमें क्या है, दो आयोडीन है, तो ये टोटल मतलब क्या है, तीन आयोडीन ग्रुप का कंपाउंड बना, तो उस हार्मोन को बोलते हैं T3। ये जो फोल्डिंग स्टेप है ना, ये जो फोल्डिंग स्टेप को भी कौन रेगुलेट करता है ना, TPO, वही थायराइड पेरोक्सिडेज, जो कि ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द आयोडीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो ऑर्गेनिफिकेशन के लिए तो वो TPO रिस्पॉन्सिबल है। उसके बावजूद जो पहला जो स्टेप है कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन है ना, आयोडीन का ऑक्सीडेशन है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वही एंजाइम सब कुछ करवाता है। ऑर्गेनिफिकेशन में भी वही TPO है, और जो ऑक्सीडेशन में भी वही TPO है, और जो फोल्डिंग है ना, ये फोल्डिंग में भी वही TPO है। तो TPO इज़ द मेन एंजाइम इन द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। तो अभी ये मतलब टोटल अपना क्या है, T3 T4 बन गया। तो ये जो थायराइड हार्मोन है ना, तो थायराइड हार्मोन क्या है कि अभी क्या है, थायराइड हार्मोन स्टोर होके रह गया। जो थायराइड हार्मोन है ना, थायराइड हार्मोन क्या है, कॉलॉइड के अंदर स्टोर होके रह गया। जब थायराइड हार्मोन कॉलॉइड के अंदर स्टोर होके रह गया, उसके बाद जब भी TSH का स्टिमुलेशन आएगा, ये क्या है, एंडोसाइटोज होगा, एंडोसाइटोज होके यहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है ना। ये एंडोसाइटोज होगा, एंडोसाइटोज होके यहाँ पर रिलीज होगा। अभी जितने भी स्टेप पढ़े, ये हम रफली सारे स्टेप पढ़े, अभी हम इसको समराइज करते हैं, ठीक है ना। अभी ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, अभी हम इसको लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंप्लीट डायग्राम करके इसको समराइज करते हैं। तो अभी ये डायग्राम देखिए, हमने थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस का मतलब जो रफ पार्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वो पढ़ लिया है। अभी हम इसको समराइज करते हैं। पहले क्या होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस। द फर्स्ट स्टेप इज सिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन। पहले थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस हो गया। ये जो प्रोटीन है ना, ये जो टोटल प्रोटीन है, इसको हम थायरोग्लोबुलिन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ब्लड में आयोडीन रहता है, आयोडाइड माइनस रहता है, उसको सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर के हेल्प से जो फॉलिक्यूल है उसके अंदर लिया जाता है। पहले जो फॉलिकुलर सेल है ना, वो फॉलिकुलर सेल के अंदर लिया जाएगा। तो फॉलिकुलर सेल से फिर कॉलॉइड के अंदर कैसे लेके जाएंगे, मतलब फॉलिकुलर सेल के कॉलॉइड के अंदर कैसे लेके जाएंगे, जो पेंड्रिन प्रोटीन है ना, आयोडाइड क्लोराइड एंटीपोटर, ये दो
ये जो दो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इसको हमको अच्छे से याद रखना है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप आता है कि रेगुलेशन। रेगुलेशन कहाँ पर टीएसएच सबसे ज़्यादा एक्ट करता है। ये जो एनआईएस है ना, ये जो एनआईएस का एक्सप्रेशन जो है ना, ये एनआईएस का एक्सप्रेशन को टीएसएच रेगुलेट करता है। जितना ज़्यादा एनआईएस का रिस्पॉन्स, मतलब जितना ज़्यादा एनआईएस का एक्सप्रेशन, उतना ज़्यादा क्या होगा, बोलो बोलो, उतना ज़्यादा आयोडाइड ट्रैपिंग, उतना ज़्यादा सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो अभी ये आयोडाइड आ गया, ये आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होता है तीसरा स्टेप में। आयोडाइड का ऑक्सीडेशन बाय द हेल्प ऑफ थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम। ये थायराइड पेरोक्सीडेज के एंजाइम के हेल्प से आयोडाइड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है, आयोडाइड। ये जो आयोडाइड होता है ना, उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिफिकेशन स्टेप। ऑर्गेनिफिकेशन स्टेप में ये जो टायरोसिन है ना, ये जो अमीनो एसिड में टायरोसिन रेसिड्यू है, वहाँ पर जाके आयोडीन बाइंड करता है। तो अगर एक आयोडीन बना तो उसको बोलेंगे हम MIT। अगर दो आयोडीन बाइंड हुआ तो उसको हम बोलेंगे DIT। पहला आयोडीन बोने मतलब कहाँ पर बाइंड होता है ना, थर्ड पोजीशन पर से। दूसरा आयोडीन कहाँ पर बाइंड होता है ना, 5th पोजीशन पर। अब ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो कि लोडेड है विद द हेल्प ऑफ MIT एंड DIT, इसमें क्या होगा ना, इंट्रिंसिक फोल्डिंग होगा। इंट्रिंसिक फोल्डिंग होगा। ये जो फोल्डिंग स्टेप है ना, इस फोल्डिंग स्टेप को कौन रेगुलेट करता है, TPO। ये जो ऑर्गेनिफिकेशन स्टेप है ना, ये ऑर्गेनिफिकेशन स्टेप को कौन रेगुलेट करता है, TPO। ठीक है। अभी ये क्या होगा ना, ये जो अभी हमको पता है ना कि थायरोग्लोबुलिन जो है ना, ये मतलब ये जो टोटल थायरोग्लोबुलिन है प्लस ये जो MIT DIT का मतलब जो टोटल कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जितने भी प्रोटीन वगैरह बने हैं, ये सबको मिला के ही तो हम कॉलर्ड बोलते हैं। ये जो मतलब अंदर में ये जो चीज़ है, इसको हम कॉलर्ड बोलते हैं। तो जब हमको ज़रूरत आता है, क्या होगा, उस कॉलर्ड का फिर से ब्लड में जाना होगा। मतलब उस कॉलर्ड में ही थायराइड हार्मोन है, तो वो ब्लड में जाएगा। कैसे ब्लड में जाएगा, मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसमें कि बिल्कुल भी थायरोग्लोबुलिन है, MIT DIT और मतलब T3 T4 है, T3 T4 है फोल्ड होके, और ये जो थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच है, मतलब ये थायरोग्लोबुलिन है, थायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच होके T3 T4 है। इसको क्या होगा ना, ये इसका एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। ये जो टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, इसका एंडोसाइटोसिस हो जाएगा। जब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर का एंडोसाइटोसिस हो जाएगा सेल के अंदर, ये क्या होगा ना, लाइसोजोम जो है ना, लाइसोजोम के साथ जाके, मतलब ये एक से इसी सेल को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसी सेल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसका क्या होगा, एंडोसाइटोसिस के बाद यहाँ पर जाके लाइसोजोम के साथ, मतलब लाइसोजोम इसको एनगल्फ करेंगे। अगर लाइसोजोम जब इसको एनगल्फ कर देगा तो इसमें क्या होगा ना, मतलब जो T3 T4 है उसका धीरे धीरे प्रोटियोलाइसिस होगा। प्रोटियोलाइसिस होके सारा जो हार्मोन है, T3 हो गया, T4 हो गया, FT3, मतलब ये फ्री फॉर्म में T3, फ्री फॉर्म में T4 हो गया, और रिवर्स T3 करके एक हार्मोन होता है, वो तीनों कहाँ होगा ना, क्या होगा ना, सर्क्यूलेशन में रिलीज होगा। ठीक है, सर्क्यूलेशन में रिलीज होगा। यही है बेसिक बात है, यही है बेसिक थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। मतलब ये पूरा रफ में हमारा बेसिक आइडिया हो गया कि पहले स्टेप में क्या हो गया, पहले स्टेप में आयोडीन ट्रैपिंग, दूसरे स्टेप में पहले स्टेप में थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, दूसरे स्टेप में ट्रैपिंग ऑफ द आयोडीन, तीसरे स्टेप में बोलो बोलो, तीसरे स्टेप में सोडियम क्लोराइड, आयोडीन क्लोराइड एंटीपोटर, वो जाके TPO फिर क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। उसके बाद क्या होगा, MIT बनेगा, उसके बाद DIT बनेगा, मतलब MIT बनेगा, DIT बनेगा, दूसरे उसके बाद इंटरनल फोल्डिंग होगा, वो कॉलर्ड में स्टोर होकर रहेगा। उसके बाद एंडोसाइटोसिस होगा, एंडोसाइटोसिस होने के बाद लाइसोजोम के साथ बाइंड करेगा, लाइसोजोम के साथ बाइंड करने के बाद उसमें से प्रोटियोलाइसिस होकर T3 T4 और RT3, रिवर्स T3, फ्री T3, फ्री T4, रिवर्स T3, फ्री T3 और फ्री T4, ये तीनों बनेंगे और वो सर्कुलेशन में रिलीज होंगे। ये मोटा मोटा स्टेप हो गया। पहले हम इसको याद रखेंगे, इसको याद रखने के बाद इसको क्लिनिकल एप्लीकेशन, जैसे हमारा एक क्लिनिकल एप्लीकेशन हमने देखा कि पेंडरेट सिंड्रोम, दूसरा क्लिनिकल एप्लीकेशन आएगा TPO, तीसरा क्लिनिकल एप्लीकेशन इसमें आएगा उल्फ चाइकॉप इफेक्ट, चौथा क्लिनिकल एप्लीकेशन आएगा कि लुगोल्स आयोडीन कैसे मतलब जो थायराइड हार्मोन सिक्रेशन है उसको इनहिबिट करता है। ये हम क्लिनिकल एप्लीकेशन में डिस्कशन करेंगे। ये वाला जो वीडियो था ये मेनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के मतलब लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के पर्सपेक्टिव से था, ठीक है ना।
तो अभी हम इसका मतलब समरी लिख लेते हैं। पहला स्टेप हो गया थायरोग्लोबुलिन सिंथेसिस, दूसरा स्टेप हो गया आयोडीन ट्रैपिंग, तीसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप क्या हो गया, ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन भी लिख सकते हैं तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में भी ये लिख सकते हैं कि आयोडाइड क्लोराइड से इम्पोर्टर की बात लिख सकते हैं। चौथा स्टेप में हो गया ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन हो गया, सॉरी चौथा स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना। पहले आयोडीन का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन के बाद ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन का मतलब ये है कि थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जो है ना, थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के साथ आयोडीन का जुड़ने को ऑर्गेनिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया, ऑर्गेनिफिकेशन। ऑर्गेनिफिकेशन के बाद क्या हो गया, ऑर्गेनिफिकेशन स्टेप के बाद क्या हो गया, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन किसे बोलते हैं ना, जो इंटरनल फोल्डिंग होके एमआईटी और डीआईटी मोनोआइडोटायरोसिन और डाईआइडोटायरोसिन बोलते हैं, उसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तापरे उसके बाद क्या हो गया, सेवेंथ स्टेप हो गया एंडोसाइटोसिस ऑफ कॉलॉइड। एट्थ स्टेप क्या हो गया, लाइसोजोमल डाइजेशन। ठीक है ना। ये टोटल 8 स्टेप हो गए। ये फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मतलब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे और दूसरे वीडियो में हम क्या डिस्कशन करेंगे कि ये जो आयोडीन और मतलब थायराइड हार्मोन सिंथेसिस है ना, इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट को डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।